प्यारे साथियों, नमस्कार। कौटिल्य एजुकेशन पॉइंट में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हम लोगों ने कल क्लासेस का अनाउंस किया था कि आज हम बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सेप्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज अपने वादे के अनुसार आज हम शुरू करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए टेस्ट सीरीज होगी। और इस टेस्ट सीरीज में क्या होंगे, टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ साथ हम डिफाइन करते जाएंगे जो एक्सेप्टेड क्वेश्चन होंगे उनसे संबंधित कुछ नए नए क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, ज़्यादा नहीं 10 से 15 क्वेश्चन लगाएंगे इस पे हम। और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से छांट कर लाए गए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे क्वेश्चन आते जाएंगे और हम उसका उत्तर देते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए और पढ़िए। आर्कियोपटेरिक्स के बारे में पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे क्या दिखा रहा है कि आर्कियोपटेरिक्स के बारे में क्या सत्य है। सत्य ये पूछा गया था पीजीटी में क्वेश्चन। तो पहला ऑप्शन इस पे दिया हुआ है कि ये क्या है, सरीसृपों और स्तनियों को जोड़ने वाली कड़ी। सरीसृपों व स्तनियों को जोड़ने वाली कड़ी। दूसरा ऑप्शन जो आपके एग्जाम में दिया था वो था सीनोजोइक काल का जीवाश्म। सीनोजोइक काल का जीवाश्म। और तीसरा ऑप्शन दिया था उड़ने वाला डायनासोर। आर्कियोपटेरिक्स के बारे में बात हो रही कि ये उड़ने वाला डायनासोर है। या चौथा ऑप्शन है आप लोगों के सामने कि सरीसृपों व पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी यानी कि जोड़ संयोजक कड़ी, जिसको हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिव लिंक। तो यदि आर्कियोपटेरिक्स की बात की जाए तो आर्कियोपटेरिक्स कम से कम 140 यानी कि 150 करोड़ वर्ष पुराना जीवाश्म है जो कि मिला है। और ये क्या था, उस समय 150 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पे आप लोग जानते होंगे कि उस समय पृथ्वी पे किसी प्रकार का कोई मानव नहीं पाया जाता था। उस समय सिर्फ पूरे पृथ्वी पर राज किसका था, एक बड़ी बड़ी छिपकलियों का, जिनको हम क्या कहते थे, डायनासोर कहते थे। उस समय टोटल पृथ्वी पे डायनासोरों का राज था, मानव नहीं था। अब जब उस समय मानव नहीं था तो आप लोग जानते हैं कि जब मानव नहीं था तो घर वर नहीं थे, टोटल चारों तरफ जंगल पेड़ वृक्ष ही दिखाई दे रहे थे। तो उस समय एक ऐसी संयोजक कड़ी दिखाई है, एक ऐसा जीवाश्म देखा गया है, उस आर्कियोपटेरिक्स का जीवाश्म। अगर आर्कियोपटेरिक्स की बात की जाए तो इसके लिए क्या कथन सही होगा, सरीसृपों और पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी। सरीसृप कौन थे, डायनासोर थे, और पक्षी, कारण क्या है। अब इसमें क्या समानता थी अगर आर्कियोपटेरिक्स की बात की जाए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ आर्कियोपटेरिक्स। ये जो आर्कियोपटेरिक्स है इस पे क्या थे, पहली बात पक्षियों के समान लक्षण थे। ये कनेक्टिव लिंक का मतलब होता है संयोजक कड़ी। संयोजक कड़ी उसको बोलते हैं जिसमें दो वर्गों के लक्षण पाए जाते हैं। इसमें पक्षी वर्ग के भी लक्षण थे और किस वर्ग के लक्षण थे, सरीसृप वर्ग के भी लक्षण थे। इस पे सरीसृपों के भी लक्षण थे। अब यदि बात की जाए कि इस पे पक्षियों के कौन से लक्षण पाए जाते थे और सरीसृपों के लक्षण कौन से पाए जाते थे, तो पक्षियों का लक्षण क्या था, इसमें चोंच पाई जाती थी आर्कियोपटेरिक्स में। और जो इसके अग्रपाद थे, अग्रपाद का रूपांतरण किसमें हो गया था, पंखों पे। अग्रपादों का रूपांतरण किसमें था, पंखों पर था। और जो आकार था, देखने में ये कैसे लगता था आर्कियोपटेरिक्स, पक्षियों की तरह। तो ये किसके लक्षण हो गए, पक्षियों के। यदि सरीसृपों की बात की जाए, सरीसृपों के क्या लक्षण थे, तो सरीसृपों के लक्षण क्या थे, सरीसृपों जैसी पूंछ पाई जाती थी इसमें, और क्या पाए जाते थे, दांत पाए जाते थे। सरीसृपों जैसी पूंछ पाई जाती थी और दांत पाई जाती थी, जिसके कारण हम क्या कहते हैं, इनको क्या बोला गया, कनेक्टिव लिंक, यानी कि संयोजक कड़ी। और किसके किसके बीच की संयोजक कड़ी, तो जंतुओं और
यानी कि पक्षियों और सरीसृपों के बीच की संयोजक कड़ी। अब ये कहाँ पे देखे गए सबसे ज़्यादा इसके जीवाश्म? 1 से 13 जीवाश्म भारी मात्रा में इसके जीवाश्म कहाँ देखे गए हैं? यूरोप के अंदर देखे गए हैं। 1 से 13 जीवाश्म इसके कहाँ मिले हैं? यूरोप के अंदर देखे गए हैं, जो कि किस 150 वर्ष पुराने, 150 करोड़ वर्ष पुराने हैं। कितने? 150 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म 10 से 13 यूरोप पे देखे गए हैं। इसका आकार पक्षी के आधार पर होता है। तो ये था किसकी बात? संयोजक कड़ी। अब इससे संबंधित अन्य संयोजक कड़ियों की बात की जाए तो अन्य संयोजक कड़ी जैसे वायरस। वायरस क्या होता है? निर्जीव और सजीव के बीच की कनेक्टिव लिंक होती है, यानी कि लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी कि निर्जीव और सजीवों के बीच की कड़ी क्या होती है? वायरस होती है। और जंतुओं और पादप के बीच की कड़ी की बात की जाए, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स के बीच, जंतुओं पादपों के बीच की कड़ी क्या होती है? तो वो क्या होती है? युगलीना। जो युगलीना है ये क्या है? इसमें जंतुओं पादपों के दोनों लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए जंतुओं पादपों की संयोजक कड़ी यानी कनेक्टिव लिंक कहा जाएगा। और वायरस यानी कि विषाणुओं की बात की जाए तो वायरस जब निर्जीवों के संपर्क में रहता है तो निर्जीवों की तरह व्यवहार करता है, जैसे ही सजीव कोशिका के संपर्क में आता है सजीवों की तरह बिहेवियर करने लगता है। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? जंतुओं, सजीवों और निर्जीवों के बीच की कड़ी। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। दूसरे क्वेश्चन पे क्या लिखा हुआ है? दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संक्रामक रोग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन संक्रामक रोग नहीं है? तो पहला संक्रामक रोग, पहला क्या दिया है ऑप्शन पे? कैंसर। पहला है कैंसर और दूसरा है साधारण जुखाम। साधारण जुकाम। और तीसरा है स्वाइन फ्लू। और चौथा है क्षय रोग। तो इसमें से हमें देखना है कि कौन सा संक्रामक रोग नहीं है। संक्रामक रोग किसे कहते हैं? जो संपर्क द्वारा फैलते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आने से रोगी के छुआछूत से स्वस्थ व्यक्ति में पहुंच जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? संक्रामक रोग बोलते हैं। अब संक्रामक रोगों में जैसे साधारण जुकाम, जिसको जुकाम हो ये भी क्या है? संक्रामक रोग है। स्वाइन फ्लू भी संक्रामक रोग है, क्षय रोग भी संक्रामक रोग है। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे क्या होते हैं? गलत होते हैं। तो जो कैंसर होता है वो क्या होता है? संक्रामक रोग नहीं होता। यदि एक व्यक्ति के कैंसर है शरीर के अंदर तो दूसरे व्यक्ति को नहीं होता है। तो कैंसर संक्रामक रोग नहीं होता। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है स्क्रीन पे? डीएनए से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीएनए अणु के विशिष्ट स्थल के फास्फोडाइएस्टर बंधों, डीएनए अणु के विशिष्ट स्थल के फास्फोडाइएस्टर बंधों को तोड़ने हेतु प्रयुक्त एंजाइम है। यानी कि डीएनए बंधों को तोड़ने के लिए कौन से एंजाइम का उपयोग किया जाता है? तो पहला एंजाइम है एंडोन्यूक्लियेज। एंडोन्यूक्लियेज। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है लाइगेज। तीसरा ऑप्शन है लाइएज। और चौथा ऑप्शन है रिस्ट्रिक्शन यानी कि प्रतिबंधन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिबंधन। एंडोन्यूक्लियेज। तो दो चीजें आप लोग इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। पहली बात, डीएनए खंडों को जोड़ता कौन है? दूसरी बात, डीएनए खंडों को तोड़ता कौन है? डीएनए खंडों को जोड़ना और तोड़ना। तो यदि जोड़ने की, इसमें हमारा पूछा है तोड़ना, तो तोड़ता कौन है? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोज यानी कि चौथा नंबर। लेकिन यदि जोड़ने की बात आए कि डीएनए खंडों को जोड़ता कौन सा एंजाइम है, तो जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम काम करता है? लाइगेज एंजाइम। ये क्या करता है? जोड़ता है। लाइगेज एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ता है। और यदि डीएनए खंडों को तोड़ने की बात की जाए कि तोड़ता कौन है, तो तोड़ने के लिए क्या किया जाता है? रिडक्शन एंडोन्यूक्लियस लगता है, या तो फिर हम सिग्मा कारक के द्वारा डीएनए सिग्मा कारक उस पर पाया जाता है। और सिग्मा कारक क्या होता है? आगे आगे डीएनए की श्रृंखलाओं को तोड़ता चला जाता है, जिससे श्रृंखलाएं टूट जाती हैं। और टूटने के बाद क्या होता है? उससे नए नए डीएनए तैयार किए जाते हैं या नए नए डीएनए जोड़े जाते हैं।
ज़्यादातर डीएनए को तोड़ना और जोड़ना अनुमान डीएनए टेक्निकल के अंतर्गत आता है, जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स इंजीनियरिंग यानी कि अनुवांशिक इंजीनियरिंग। उसके बारे में बात करेंगे हम लोग क्लासेस में। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा और उत्तर देखिएगा, आप लोग कमेंट करिएगा उत्तर जल्दी जल्दी। अगला क्वेश्चन ये है कि प्रवास के पश्चात एक जाति के नए क्षेत्र में सफल प्रस्थापन कहा जाता है। प्रवास के पश्चात, मान लिया जाए कोई जीव जाति है, तो प्रवास के पश्चात एक जाति जब नए क्षेत्र में पहुंचती है तो उसके सफल स्थापन को क्या कहा जाता है? नंबर 1 ऑप्शन है सफल स्थापन के लिए, नंबर 1 ऑप्शन है समूहन, नंबर 2 ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा, नंबर 3 ऑप्शन है आस्थापन और चौथा ऑप्शन है स्थायीकरण। स्थायीकरण। तो इस पे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि प्रवास के पश्चात, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, प्रवास के पश्चात क्या होती जातियां जब दूसरे जगह पर जाकर के शिफ्ट हो जाती हैं, सफल रूप से स्थापित हो जाते हैं, तो उसको समूहन बोला जाता है, प्रतिस्पर्धा बोला जाता है, या आस्थापन बोला जाता है, या स्थायीकरण। ये यूपी पीजीटी का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर। आप लोग इसका ये एकदम इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। इसको मैं आपके लिए छोड़े दे रहा हूँ, कम से कम एक क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स पे इसका जवाब देंगे। देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन पढ़िए कि वायु में कार्बनिक प्रदूषक है। वायु में कार्बनिक प्रदूषक है मतलब कार्बन से संबंधित, यानी कि कार्बनिक प्रदूषक है। तो पहला ऑप्शन दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्साइड। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है फ्लोरीन और अमोनिया, फ्लोरीन व अमोनिया। तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड व पराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। चौथा ऑप्शन है नाइट्रोजन ऑक्साइड व ओजोन। तो इस पे यदि बात की जाए कि कब से कौन सा कार्बनिक वायु प्रदूषक है, तो क्या होगा कार्बन मोनोऑक्साइड व सल्फर डाई ऑक्साइड। ये क्या है कार्बनिक प्रदूषक हैं। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 के कारण क्या होती है अम्लीय वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इसका उत्तर करने का प्रयास करिएगा। निम्नलिखित में कौन सहायक जनन तकनीक के रूप में नहीं पाया जाता है, मतलब किसका काम सहायक जनन तकनीक के रूप में नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया था आपका अंतःगर्भाशय निषेचन, IUI। दूसरा है अंतः कोशिका द्रव्य शुक्राणु अंतः क्षेपण, इसको बोला जाता है ICSI। तीसरा है
इन विट्रो निषेचन, जिसको बोला जाता है IUF। चौथा, माहवारी के दिवस चौदह 16 में मैथुन क्रिया, ये 4 ऑप्शन है। इस पे हमें क्या करना है, सहायक जनन टेक्निक के बारे में देखना है। तो यदि अंतःगर्भाशयी निषेचन बोले तो ये भी सहायक जनन तकनीक ही है। अंतःकोशिकीय द्रव्यीय अंतःक्षेपण बोला जाए तो ये भी सहायक जनन तकनीक, इन्वेंट्रो निषेचन ये भी सहायक टेक्निक है। लेकिन माहवारी के समय 14वें से 16वें दिन मैथुन की क्रिया ये कोई सहायक टेक्निक नहीं है, ये तो जो भी है नेचुरली है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे जो माहवारी होती है वो 28 दिन पे होती है। अब यदि मैं 28 दिन को बीच में बांटूं तो 14 और फिर 28, तो माहवारी पे होता क्या है, 1 से 14वें दिन तक क्या होता है, अंडाणु बनते हैं। पहले से 14वें दिन तक क्या होता है, अंडाणु बनते रहते हैं अंडाशय के अंदर। इसके बाद 14वें दिन के बाद अंडाणु क्या होते हैं, 14वें दिन से फैलोपियन नलिका पे आने लगते हैं, और 14वें से 16वें या 17वें यानी कि 2 से 3 दिन तक क्या होते हैं, फैलोपियन नलिका पे रुके रहते हैं। तो उस समय निषेचन की संभावना ज़्यादा होती है। तो उस समय यदि मैथुन की क्रिया कर दी जाए तो क्या होता है, ज़्यादातर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। लेकिन ये सहायक जनन तकनीक के अंतर्गत नहीं आता, ये प्राकृतिक विधि है। तो कौन सा नहीं आता, इस पे क्या पूछा है आप लोगों में कि कौन सा सहायक जनन तकनीक में काम नहीं आता, तो यही होगा माहवारी के दिवस में 14वें से 16वें दिन के अंदर मैथुन क्रिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित दुग्ध श्रावण, दुग्ध निष्कासन के लिए हार्मोन्स को पहचानिए। इस पे दिया है कि कौन सा हार्मोन्स क्या करता है, दुग्ध को निष्कासन करता है। तो पहला हार्मोन्स दिया है वैसोप्रोटीन, पहला दिया था ऑप्शन वैसोप्रोटीन, और दूसरा है वैसोप्रोसिन, और दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, LH। और तीसरा ऑप्शन दिया है पुटिका प्रेरक हार्मोन्स, यानी कि पुटिकोद्दीपक दिया था आपके पेपर में, पुटिकोद्दीपक हार्मोन्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, FSH, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। चौथा है प्रोलैक्टिन व ऑक्सीटोसिन। तो पुटिका प्रेरक हार्मोन्स पुटिकाओं को प्रेरित करता है। और यदि इनके दोनों की बात की जाए, FS और LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग यानी पुटिकाओं को प्रेरण हार्मोन्स, इन दोनों हार्मोन्सों का मुख्य काम क्या होता है, माहवारी चक्र का नियंत्रण। इस पे हम लिख सकते हैं कि माहवारी यानी कि माहवारी चक्र का नियंत्रण, यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल को क्या करना, कंट्रोल करना। और यदि प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन की बात की जाए तो ये क्या करते हैं, दुग्ध श्रावण का काम करते हैं। प्रोलैक्टिन क्या करता है, दुग्ध बनाता है, और दुग्ध को निकालने के लिए प्रेरित कौन करता है, ऑक्सीटोसिन। जब भी डॉक्टर क्या करता है, जब भी मान लिया जाए गाय भैंस का दूध निकालने के लिए भी किसका इंजेक्शन लगाया जाता है, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है कॉपर्स ल्यूटियम, जो कॉपर्स ल्यूटियम के श्रावण को बनाए रखता है, मतलब कॉपर्स ल्यूटियम किसके श्रावण को बनाए रखता है लगातार। तो पहला ऑप्शन दिया है प्रोलैक्टिन, दूसरा दिया हुआ है एस्ट्रोजन, और तीसरा दिया हुआ है प्रोजेस्टेरॉन, चौथा ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन। तो पहली बात आप लोग जान लीजिए कि कॉपर्स ल्यूटियम होता क्या है। तो स्तनियों में अंडोत्सर्ग, जो स्तनियों में अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है के पश्चात बनने वाली अंतःस्रावी, स्तनियों में अंडोत्सर्ग के पश्चात बनने वाली अंतःस्रावी रचना क्या होती है, कॉपर्स ल्यूटियम। कॉपर्स ल्यूटियम
स्तनियों में अंडोत्सर्ग के पश्चात बनने वाली अंतःस्रावी संरचना होती है और इसका काम क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन को श्रावण को बनाए रखना। क्या काम होता है, प्रोजेस्टेरॉन के श्रावण को बनाए रखना और प्रोजेस्टेरॉन के श्रावण को बनाए रखना। और ये एस्ट्रोजन का क्या काम होता है, एस्ट्रोजन कहाँ से श्रावण होता है, तो जो ग्रैफियन पुटिकाएं होती हैं, ग्रैफियन पुटिकाओं द्वारा किसका श्रावण होता है, एस्ट्रोजन का। ये भी आप याद रखिएगा, जो ग्रैफियन पुटिकाओं द्वारा श्रावण, ग्रैफियन पुटिकाओं द्वारा किसका श्रावण होता है, एस्ट्रोजन का। और ग्रैफियन पुटिकाएं किसे कहते हैं, ग्रैफियन पुटिकाएं जो अपरिपक्व अंडाणु होते हैं उनको पहले क्या बोलते हैं, ग्रैफियन पुटिका। अंडाणु बनने से पहले जो अपरिपक्व अंडाणु होते हैं सबसे पहले उसको क्या बोला जाता है, ग्रैफियन पुटिका। और जब ग्रैफियन पुटिका पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाती है तो उनको क्या बोलते हैं, अंडाणु। और अंडाणु यानी कि ओवा के बारे में आप जानते होंगे कि अंडाणु मादा का क्या होता है, युग्मक होता है। क्या होता है, युग्मक होता है, फीमेल का गैमीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जो कि लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि मटर के बौना, मटर में पौधे का बौनापन है, मटर में पौधे का बौनापन है। तो मटर में पौधे का बौनापन है, पहला ऑप्शन दिया है प्रभावी लक्षण, प्रभावी लक्षण। दूसरा ऑप्शन है अप्रभावी लक्षण। तीसरा ऑप्शन है अपूर्ण प्रभाविता और चौथा ऑप्शन है सहप्रभाविता। तो मेंडल ने जब मटर का संकरण करवाया था, आप लोगों को पता होगा कि एक लंबा पौधा लिया था, एक बौना पौधा। कैपिटल टी लंबा है और स्मॉल टी क्या है, बौना है। तो उन्होंने पहली पीढ़ी में क्या देखा था कि पहली पीढ़ी में जो सारे पादप क्या थे, संकर लंबे उत्पन्न हुए, यानी कि कोई भी पौधा बौना नहीं उत्पन्न हुआ। सारे पौधे पहली पीढ़ी में क्या हुए, संकर लंबे। सारे पौधे जब संकर लंबे हुए तो मेंडल ने बताया कि जो लक्षण पहली पीढ़ी में अपने आप को प्रदर्शित करता है उसको हम प्रभावी लक्षण बोलते हैं। जो पहली पीढ़ी में अपने आप को प्रदर्शित नहीं करता उसको क्या बोलते हैं, अप्रभावी लक्षण बोलते हैं। तो यदि इसकी बात की जाए तो मेंडल पहले पीढ़ी में लंबा, सारे पौधे संकर लंबे हुए। कैसे लंबे हुए, संकर हाइब्रिड थे क्योंकि कोई भी शुद्ध नहीं था। तो सारे पौधे जब संकर लंबे हुए तो पहली पीढ़ी में अपने आप को किसने नियुक्त किया, लंबे वाले। तो लंबा लक्षण क्या हुआ, प्रभावी। तो यदि बौनों की बात की जाए तो बौना लक्षण आपका क्या सही होगा इसमें, अप्रभावी लक्षण। तो ये रही प्रभावी लक्षण की बात, जो पहली पीढ़ी में अपने आप को प्रयुक्त करेगा वो प्रभावी। तो लंबा वाला क्या था, प्रभावी। पहली पीढ़ी में अपने आप को किसने नहीं प्रकट किया, बौने वाले ने नहीं प्रकट किया, तो बौना वाला क्या हुआ, अप्रभावी हुआ। बौना वाले ने कहा अपना टाइम आएगा। और नेक्स्ट पीढ़ी जब मेंडल ने इनका आपस में संकरण करवाया तो अगली पीढ़ी में वो 1:2:1 के अनुपात में पृथक हुए। एक शुद्ध बौना, 2 संकर लंबे और एक क्या शुद्ध लंबा पौधा उत्पन्न हुआ। इसके बाद अपूर्ण प्रभाविता की बात की जाए तो अपूर्ण प्रभाविता की खोज कार्ल कॉलिंस ने 1909 पे गुलाबांस के पौधे में की थी। अपूर्ण प्रभाविता की खोज किसने की थी, कार्ल कॉलिंस ने गुलाबांस पे। उन्होंने देखा था कि जब एक सफ़ेद पुष्प, गुलाबांस का पुष्प लिया जाए, एक सफ़ेद पुष्प वाला और एक लाल पुष्प वाले का संकरण आपस में करवा दिया जाए। मान लिया जाए ये कैपिटल RR है, ये स्मॉल RR है। तो इनका संकरण जब आपस में करवा दिया जाएगा तो जो पहली पीढ़ी में जितने भी पौधे उत्पन्न हुए सारे पौधे क्या थे, सफ़ेद और लाल का आपस में संकरण करवाए गुलाबांस पे। तो पहली पीढ़ी में जितने पौधे उत्पन्न हुए लाल सफ़ेद के द्वारा, तो ना कोई लाल हुआ ना कोई सफ़ेद हुआ, अर्थात इनके बीच का एक लक्षण प्रकट हुआ। बीच का लक्षण क्या प्रकट हुआ, सारे किस रंग के पुष्प हुए, गुलाबी रंग के पुष्प हुए। तो इसमें प्रभाविता कंप्लीट नहीं हो रही थी, ना तो लाल प्रभावी हो रहा था ना सफ़ेद हो रहा था, बल्कि इनके बीच का एक लक्षण आ रहा था। इसलिए इसको क्या कहा गया, अपूर्ण प्रभाविता। इसकी खोज बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्ल कॉलिंस ने की। इसके बाद यदि सहप्रभाविता की बात की जाए तो सहप्रभाविता का मतलब होता है, सह मतलब साथ साथ, जब दोनों लक्षण क्या हो जाए, साथ साथ प्रभावी हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, सहप्रभाविता। सहप्रभाविता की खोज कहाँ की गई थी, मवेशियों मतलब गाय मुई। जब एक मवेशी लिया जाए, मान लिया जाए एक लाल मवेशी है और इधर मान लिया जाए फीमेल है, उधर मेल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और एक सफ़ेद मवेशी के मध्य अगर संकरण करवाया जाए तो क्या होता है, ये दोनों लक्षण साथ साथ प्रभावी हो जाते हैं। मतलब जो उत्पन्न होती है संतान वो क्या हो जाती है, चितकबरी हो जाती है। क्या हो जाती है, चितकबरी, यानी कि उसका शरीर सफ़ेद हो सकता है और उसके धब्बे क्या हो जाएंगे, लाल लाल धब्बे हो सकते हैं, या पूरी शरीर लाल हो सकती है, धब्बे सफ़ेद सफ़ेद हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब इसके बाद मिलेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।